दोस्तों, वेलकम टू हॉरर वाइब्स। आप में से बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया कि मैं अपनी वीडियो की लंबी एक कंपाइलेशन लेकर आऊँ। तो वीडियो अब आ गई है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आप लोगों का। चैनल को सब्सक्राइब करके बताइएगा कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को करते हैं शुरू और खो जाते हैं अंधेरों में। मैं नीदरलैंड की रहने वाली हूँ। मेरा घर जहाँ पर पड़ता है वो जर्मन बॉर्डर से करीब 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे तो हम बॉर्डर के पास नहीं जाते हैं, लेकिन वहाँ के कुछ ऑफिसर्स हमारे यहाँ आया करते हैं। मेरे पापा एक किसान हैं, तो हम जॉइंट फैमिली में ही रहते थे। हमारी फैमिली में करीब 10 से 12 लोग रहते थे। हम 3 भाई बहन थे। मेरी छोटी बहन का नाम लूना था और छोटे भाई का नाम टॉम। ये दोनों मेरे से 5 साल छोटे थे। मेरे साथ ये घटना 1990 में घटी थी। तब मेरी उम्र करीब 11 से 12 साल की थी। मेरा नाम लीज़ा है। मेरे से बड़े 2 भाई बहन और थे, लेकिन उनकी मौत हो गई। मेरे पापा से मैंने बहुत पूछा कि वो कैसे मरे, पर वो कभी कुछ भी नहीं बताते थे। वो हर बात बस टॉपिक बदल देते थे। हाँ, लेकिन वो इतना ज़रूर बताते थे कि वो दोनों ट्विंस थे। मैं जब मम्मी या घर के बाकी सदस्यों से पूछती थी तो वो लोग बोलते थे कि वो दोनों अचानक से गायब हो गए। उनके इस जवाब से मुझको बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता था, लेकिन मैं हमेशा यही सोचती थी कि शायद वो लोग मजाक कर रहे हों। लेकिन उन्होंने मुझको और मेरे भाइयों को जंगल में जाने से मना किया हुआ था। उन्होंने ये बोला था कि कभी कुछ भी हो जाए, हमें जंगलों की तरफ नहीं जाना है। वैसे तो हम हमेशा घर के पास ही खेलते थे और जंगल की तरफ हम जाते भी नहीं थे और ना ही जा सकते थे, क्योंकि आर्मी वालों ने जंगल के आउटर साइड में लकड़ियों की बड़ी बड़ी फेंस लगा रखी हैं, जिनको पार करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जब यह घटना मेरे साथ घटी उस वक्त शाम के 6 बज रहे थे और महीना दिसंबर का था। ठंड काफ़ी थी, तो मैं और मेरे दोनों छोटे भाई बहन लुका छुपी का खेल खेलने लगे। मैंने लूना और टॉम से बोला कि तुम दोनों जाके छुप जाओ और मैं 10 तक गिनती गिनूंगी, उसके बाद मैं तुम दोनों को ढूंढने आऊँगी। वो दोनों जाके छुप गए और मैं 1 से लेकर 10 तक गिनती करने लगी। उसके बाद कुछ देर तक मुझे समझ में नहीं आया कि मैं किधर जाऊँ। उसके बाद मैं घने कोहरे में अपने भाई को ढूंढने लगी। हमारे यहाँ एक छोटा सा पोइट्री फार्म भी बना हुआ था, तो मैं अपने भाई को ढूंढने वहीं पे गई, क्योंकि टॉम ज़्यादातर वहीं छुपता था और लूना मम्मी के बेडरूम में। मुझको मुर्गियों की आवाज़ आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी डरी हुई हैं। उनकी आवाज़ से लग रहा था कि शायद उन्होंने कुछ देख लिया हो और डर गई हो। मैं तुरंत उनकी आवाज़ का पीछा करते हुए वहाँ पर गई, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। उन मुर्गियों को देख के लग रहा था कि वो काफ़ी डरी हुई हैं। जहाँ पर हमारा छोटा सा पोइट्री फार्म था, वहाँ से घर साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन कोहरे की वजह से वो भी बहुत धुंधला दिखाई दे रहा था और हमारे पोइट्री फार्म के पीछे से जंगल शुरू हो जाता है। मैं वहाँ जाके टॉम को ढूंढने लगी, लेकिन मुझको वो कहीं नहीं मिला। तभी मैंने देखा कि पोइट्री फार्म के पीछे के साइड से किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई पीछे की तरफ भाग के गया हो। मैंने तुरंत देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैंने देखा कि जो लकड़ियों की बड़ी सी दीवार आर्मी वालों ने जंगल के बाहर बनाई थी, उसमें एक बहुत ही बड़ा सा छेद था। वो छेद इतना बड़ा था कि कोई भी आदमी उसके अंदर से आ जा सके। ये बहुत ताज्जुब की बात थी, क्योंकि इससे पहले ये छेद यहाँ पर नहीं था। मुझको लग रहा था कि टॉम खेल खेल में इस छेद से होते हुए उस जंगल के अंदर चला गया है। मुझको उसकी चिंता हो रही थी, क्योंकि पापा ने मुझको बोला था कि मुझे अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखना है। मैंने उसका नाम ज़ोर से बुलाया, टॉम तुम अंदर हो क्या? वहाँ से कोई भी जवाब नहीं आया। उसके अंदर मुझको बस अंधेरा ही दिख रहा था। थोड़ी बहुत रोशनी थी, लेकिन वो भी एकदम ना के बराबर। मैं डरते हुए उसके अंदर गई। अंदर जाते ही वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड थी और मुझको बस बड़े बड़े पेड़ ही दिखाई दे रहे थे। तभी मुझको अंदर से किसी के भागने की आवाज़ आई। वो जंगल के अंदर जा रही थी। मैंने सोचा कि टॉम है। मैंने टॉम से बोला कि टॉम, खेल ख़त्म हो गया है, हमको अब घर जाना चाहिए। उधर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। वो बस चल के अंदर ही जा रही थी।
मुझे टॉम की काफ़ी चिंता होने लगी, तो मैं उस आवाज़ के पीछे पीछे चली गई। वो वहाँ से गायब हो चुका था और मैं जंगल के काफ़ी अंदर आ गई थी। मैंने बोला, टॉम, हमें घर चलना चाहिए, पापा हमारी चिंता कर रहे होंगे। उधर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। बस कुछ देर बाद एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ टॉम की थी। उसने मुझसे बोला कि मुझे ढूंढो। उसकी आवाज़ सुनते ही मैं उसकी आवाज़ के पीछे भागी, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। अब मुझको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था, तो मैंने चिल्लाते हुए बोला कि टॉम, हमें घर चलना चाहिए। लेकिन इस बार कोई भी आवाज़ नहीं आई। वो पूरा जंगल एकदम शांत और खामोश था। उस खामोशी में मैं बहुत देर तक खड़ी रही, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और अब मुझे डर लगने लगा था। मुझे पता चल गया था कि शायद टॉम यहाँ पर नहीं है और मैं किसी चीज़ में फंस चुकी हूँ। ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ मुझे देख रही है और अब मुझको ठंड भी और तेज़ लग रही थी। तब मैं वहाँ से घूम के वापस जाने लगी और जैसे ही मैं पीछे मुड़ी, मैंने देखा कि मैं कुछ ज़्यादा ही जंगल के अंदर आ चुकी हूँ। मैं धीरे धीरे वापस जाने लगी, लेकिन जिस तरफ से मैं आई थी वो रास्ता मुझको नहीं मिल रहा था। कुछ देर तक रास्ता ना मिलने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई और रोने लगी। तभी मुझको ऊपर के पेड़ों से कुछ अजीब सी आवाज़ आई। वो आवाज़ ऐसी थी कि जैसे कोई कुछ खा रहा हो और वो मेरे ऊपर से आ रही थी। मैंने जब ऊपर की तरफ देखा तो वहाँ से कोई चीज़ आके नीचे मेरे सामने गिरी और वो एक मरा हुआ चिकन था। उसको देख के ही पता चल गया था कि वो मेरे पापा के ही पोएट्री फार्म का था। मैं उसको देख के बहुत ही ज़्यादा डर गई थी और चिल्लाने लगी। मेरे चिल्लाते ही वो चीज़ जो कि पेड़ के ऊपर थी, उसने मुझको देख लिया। मैंने भी उसको देखा और उसकी आंखें एकदम लाल थीं। मुझको बस उसकी आंखें ही दिखाई दे रही थीं और उसकी परछाई। इंसान था या बंदर, मुझको नहीं पता था। वो बस धीरे धीरे पेड़ों से नीचे मुझको देखते हुए ही उतर रहा था। मैं वहाँ से तुरंत भागने लगी। मुझको ये भी नहीं पता था कि मैं किस तरफ जा रही हूँ। मैं पीछे की तरफ देखते हुए आगे की तरफ भाग रही थी। कुछ दूर भागते ही मुझे वो लकड़ी की दीवार दिखाई देने लगी और वो छेद भी, जिसके अंदर से मैं निकल के इस जंगल की तरफ आई थी। मैं जब उस दीवार की तरफ भागी रही थी, मुझको फिर से एक आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ टॉम की थी और वो बोल रही थी कि मुझे ढूंढो। मुझको ये तो पता चल गया था कि वो टॉम तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं जब वो आवाज़ सुन के पीछे की तरफ घूमी तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा दिखाई दिया और उस अंधेरे में ढेर सारी लाल चमकती हुई आंखें जो मुझको ही देख रही थी और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। वो ना ही कोई इंसान था और ना ही कोई बंदर, क्योंकि इतनी रुक रुक के वो मेरा पीछा कर रहा था। वो ज़्यादा तेज़ नहीं भाग रहा था, क्योंकि वो कोई अजीब सा ही क्रिएचर था जो मुझको भ्रमित करके रोकने की कोशिश कर रहा था या पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मुझे कुछ भी नहीं पता था, मैं बस भाग रही थी और तभी मैं किसी चीज़ से लड़के नीचे गिर गई। वो अंधेरे में मेरे सामने ही खड़ा था और मैं उसकी परछाई को देखते ही चिल्लाने लगी और तभी मुझको एक आवाज़ आई कि शांत रहो। वो कोई और नहीं, मिलिट्री के कुछ आदमी थे जो कभी कभी मेरे पापा से मिलने आया करते थे। उनके पीछे मेरे पापा भी थे। उन लोगों ने तुरंत मुझे देखते ही गोद में उठा लिया और जंगल से बाहर लाने लगे। जब वो मुझको गोद में उठा के ले जा रहे थे तो मैं पीछे मुड़ के जंगल की तरफ दोबारा देखने लगी। वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था और वो लाल आंखें एकदम गायब हो चुकी थीं। मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी और रो रही थी। मैं चाह के भी अपने आप को रोने से रोक नहीं पा रही थी। सबने मुझको शांत कराया और मुझसे पूछा कि मैं आखिर उस जंगल के अंदर गई कैसे, क्योंकि उन्होंने मुझको मना किया हुआ था। मैंने उनको बताया कि टॉम को ढूंढने गई थी। टॉम और लीसा दोनों लोग इस बार घर के अंदर छुपे थे। मैंने उनको ये भी बताया कि मैंने जंगल के अंदर कोई अजीब से क्रिएचर को देखा और उसने हमारे चिकन को भी मार डाला। मिलिट्री के ऑफिसर्स भी वहीं पर खड़े थे। उन्होंने मेरी बात पर विश्वास भी नहीं किया और उन्होंने पापा से बोला कि शायद ये डर गई है, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रही है। उसके बाद उन लोगों ने लकड़ी की उस दीवार को फिर से ठीक कर दिया और वहाँ से चले गए। मैंने पापा से पूछा कि आपको कैसे पता चला
कि मैं जंगल में हूँ। तो उन्होंने बताया कि जब तुम बहुत देर तक टॉम और लीजा को ढूंढने नहीं आई तो ये दोनों मेरे पास आए और बोले कि तुम मिल नहीं रही हो। उसी वक्त मिलिट्री के कुछ ऑफिसर्स भी आए हुए थे, तो मैं उनके साथ ही तुमको ढूंढने लगा और तभी पता चला कि तुम यहाँ पर थी। उसके बाद पापा ने अपने पोएट्री फार्म की मुर्गियों को गिनना चालू किया, जिसमें से उनको पता चला कि 5 मुर्गियाँ कम थी। तब जाके उनको मेरी बात पर विश्वास हुआ, लेकिन उन्होंने इस बारे में मुझसे बिल्कुल भी बात नहीं की। उनकी आंखों को देख के ये लग रहा था कि वो मुझसे कुछ छुपा रहे हैं और शायद मेरे बड़े भाई बहनों के खो जाने की वजह वही जंगल और वो अजीब से क्रिएचर ही हैं। और हाँ, मैं एक न एक दिन इस राज को ज़रूर पता लगा लूँगी कि आखिर मेरे भाई बहनों के साथ हुआ क्या था और वो क्रीचर आखिर कौन है। अब बढ़ते हैं अगली घटना की तरफ। इस घटना का नाम है द अननोन मैन। ये घटना है सदर्न पेंसिल्वेनिया की। मेरे दादाजी अक्सर मुझको अपने साथ घटी इस घटना के बारे में बताया करते थे और आज तक उनको ये नहीं पता था कि वो आखिर कौन था। मेरा नाम सिमोन है और ये घटना मेरे दादाजी के साथ घटी थी। ये घटना उनके साथ सदर्न पेंसिल्वेनिया के जंगलों में घटी थी। ये घटना है 1940 की। मेरे दादाजी का नाम डोरियो था। अब आगे की घटना मैं आपको अपने दादाजी के नज़रिए से बताऊंगा। मेरा नाम डोरियो है। मैं अपनी फैमिली के साथ सदर्न पेंसिल्वेनिया के जंगलों के पास रहता था। वो ज़्यादा डेवलप्ड एरिया नहीं था, तो हमको हर काम के लिए जंगलों के बीच से होकर जाना पड़ता था। मैं एक लकड़ी की कुर्सी बनाने वाली कंपनी में काम करता था। मैं सुबह 7 बजे फैक्ट्री के लिए निकल जाता था और 1 घंटा जंगल से होने के बाद मैं फैक्ट्री पहुंचता था। मैं जहां रहता था वहां के कई लोग उसी रास्ते से आया जाया करते थे, तो वहां का रास्ता सबको ही पता था। वो जंगल अपने आप में ही बहुत से रहस्यों से भरा हुआ था और बहुत ही विचित्र चीज़ों से भरा हुआ था, जिसके बारे में हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता था। ऐसी ही एक अजीब घटना मेरे साथ भी घटी थी। मुझे फैक्ट्री से घर जाने में थोड़ा लेट हो गया था। आमतौर पे मैं 7 बजे तक अपने घर पहुंच जाता हूं, लेकिन इस बार मुझे 8 बज चुके थे और मैं फैक्ट्री से निकला भी नहीं था। घर पर मेरे बच्चों की तबीयत भी खराब थी, तो मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना था और मुझको दवाई भी ले जाके देनी थी। मैं रात में वही जंगलों वाले रास्ते से आ रहा था। आज से पहले मैं कभी इतनी रात को यहाँ से नहीं गुजरा, लेकिन चांद पूरा निकला हुआ था तो थोड़ी बहुत रोशनी भी आ रही थी। मैं अपने साथ टॉर्च लेकर चल रहा था और मेरे दूसरे हाथ में कुछ सामान था और बैग था जिसमें दवाइयाँ रखी हुई थी। रात में जंगल कुछ ज़्यादा ही अजीब होता है। मैं चुपचाप जंगल में चल रहा था और हल्की हल्की ठंडी हवा भी चल रही थी। किसी भी चीज़ की कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। मुझको बस उन्हीं छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की आवाज़ आ रही थी जो रात में जंगलों में आवाज़ निकालते हैं। मैं जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। जितनी जल्दी हो सके मैं उतनी जल्दी घर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। मेरे घर वालों को बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ, तो उनको मेरी चिंता भी हो रही होगी। उस समय मेरे पास कोई फ़ोन भी नहीं था जिससे मैं उनको अपने बारे में बता सकूं। फैक्ट्री से घर जाते वक्त रास्ते में जंगल में बहुत बड़ी एक झील पड़ती है जो काफ़ी गहरी है और उसमें जमी हुई काई से पूरी झील ढकी हुई है, जिससे वो पूरी पानी की झील हरी दिखती है। जब मैं घर की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा कि मेरे जस्ट आगे एक आदमी बहुत ही धीरे धीरे जा रहा है। उसने बहुत ही अजीब से कपड़े पहने हुए थे जो हमारे शहर के आसपास या कहीं भी कोई भी नहीं पहनता है। उसने अपने पैरों में पुराने ज़माने के जूते पहने हुए थे। उस टाइम ऐसे जूते मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। वो मेरे आगे चल रहा था। वो बस झील के पास पहुंचने ही वाला था कि मैं उसके आगे भागते हुए निकल गया। मुझको लगा कि वो भी कोई फैक्ट्री का आदमी ही है जिसको मेरी तरह रात में निकलने में लेट हो गया है। उसके बारे में बताऊं तो उसकी लंबाई मेरे से बहुत ही ज़्यादा थी। उसका चेहरा बहुत ही अजीब सा था। उसकी आंखें आम इंसानों से थोड़ी सी बड़ी और हाथ काफ़ी लंबे थे। उसके हाथों की उंगलियां छोटी थीं, जैसे इंसान की पैरों की उंगलियां होती हैं। जब मैं उसके आगे से निकला तो सोचने लगा कि ये आदमी इतना धीमे क्यों चल रहा है। तब मैंने उसके चेहरे को देखा। मैं रुका और पीछे घूमा। मैं उससे करीब 10 से 15 मीटर की दूरी पे था।
मैंने उससे पूछा कि इतनी रात में आप कहाँ जा रहे हैं। वो वहीं रुक गया। वो बस छोटे छोटे कदम लेके चल रहा था और सर को नीचे की तरफ झुका रखा था। ऐसा लग रहा था कि उसको पता भी नहीं चला कि मैं उसके बगल से निकल के गया हूँ। मेरे सवाल पूछते ही उसने मेरी तरफ देखा और जब मैंने पहली बार उसका चेहरा देखा, वो इंसान ही नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसका चेहरा कोई मोम का बना हुआ हो जो कि धीरे धीरे पिघल रहा था। उसी वक्त वो मुझको बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। उसने मेरी तरफ देखा और अपने हाथों को मेरी तरफ उठाया और मुझे अपने पास आने के लिए बोलने लगा। उसने मुझसे साफ साफ बोला, यहाँ आओ। लेकिन उसकी वो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। ऐसा लग रहा था कि उसको बोलने में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। मैं बिल्कुल भी नहीं रुका। मैंने उसको बोला कि मुझे घर जाना है। मैं झील को पार कर चुका था, लेकिन वो आदमी झील के पास ही खड़ा था। मैं कुछ दूर जाके फिर पीछे घूमा तो देखा कि वो आदमी झील की तरफ जा रहा था। मुझको ये देख के बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा, लेकिन वो वहीं पर ही खड़ा था। मैं धीरे धीरे अपने घर की तरफ जा रहा था और हर 3 सेकंड में पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था। और जितनी बार मैं पीछे मुड़ के देख रहा था, वो आदमी झील में पहले से भी ज़्यादा अंदर जा रहा था। वो पहले झील के अंदर कमर तक डूबा हुआ था, उसके बाद अपने सीने तक, फिर कंधे तक। आखिरी बार जब मैंने उसका चेहरा देखा तो वो मुझे ही देख रहा था और वो मुझे देख के मुस्कुरा रहा था। जब मैं आखिरी बार घूमा तो वो झील के अंदर पूरा डूब चुका था और गायब हो चुका था। नहीं, वो कोई भूत नहीं था और ना ही कोई अजीब सा जीव। मैं बस बहुत डर गया था और वहाँ से तुरंत भाग गया। मैं जब भाग रहा था तो बार बार पीछे मुड़ के भी देख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन उस वक्त उस घने जंगल में मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। मैं काफ़ी डरा हुआ था। हालांकि उसने मुझको बस सिर्फ अपने पास बुलाया था, उसके अलावा उसने मुझे कुछ भी नहीं बोला और ना ही मेरे साथ कुछ किया। ये सब चीज़ मेरे मन में बार बार चल रही थी और इन सब चीज़ों में मुझे ध्यान भी नहीं रहा कि जंगल में जिन कीड़े मकोड़ों की आवाज़ आती है, वो आवाज़ उस झील के पास आके ख़त्म हो चुकी थी और मुझको ठंड लगना बंद हो गई थी। जैसे ही मैं झील से थोड़ा दूर आया और वो आदमी पूरा झील के अंदर डूब गया, वो आवाज़ें आना चालू हो गई थी और ठंड भी हल्की हल्की लगने लगी थी। जब वो आदमी डूब रहा था तो मैं उससे करीब 25 मीटर की दूरी पर था, लेकिन शायद उसको पता चल गया था कि मैं उसको खड़ा होकर देख रहा हूँ। मैं भागते हुए घर पहुँचा और घर पे पहुँचते ही मैंने अपने दोनों बच्चों को दवाइयाँ दी जो कि बुखार से तड़प रहे थे। मैंने अपनी वाइफ को भी बताया जो मैंने देखा, लेकिन वो इतनी ज़्यादा परेशान थी कि उसने मेरी बातों पर ध्यान भी नहीं दिया। तो ये घटना मेरे दादाजी हम लोग को अक्सर बताया करते थे और जितनी बार भी ये घटना बताते थे, वो हमेशा यही सोचते थे कि आखिर वो आदमी या वो चीज़ क्या थी और वो कौन था, वो पानी में कैसे गायब हो गया। यही सब सोचते सोचते 90 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। लेकिन जिस तरह दादाजी इस घटना को बताते थे और उनकी आंखें में देखता था, मुझे ये ज़रूर पता चल गया था कि वो कोई इंसान नहीं था। ये जो पहली घटना मैं आपको बताने वाला हूँ, ये कॉम्फो नाम के एक आदमी के साथ घटी थी और अब आगे की घटना मैं आपको कॉम्फो के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम कॉम्फो है। पेशे से मैं लकड़ियों को काटता था और वही मेरा काम ही था। मुझे और कुछ काम नहीं आता था। ये घटना एरिज़ोना के जंगलों की है। मैं अक्सर रात में वहां पर जाया करता था। रात में इसलिए क्योंकि दिन के वक्त मैं लकड़ियों को बाजार में बेचा करता था और रात में मैं उन लकड़ियों को काट के उनके छोटे छोटे टुकड़े करके जंगल से बाहर लेकर आता था। ये भी कह सकते हैं कि मैं हफ्ते में सिर्फ 3 दिन ही सोता था। एक दिन पूरा आराम करता था और दूसरे दिन रात में जाके लकड़ियों को काटता था। काफ़ी ज़्यादा बिजी लाइफ थी मेरी, जिसकी वजह से मेरे ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे। मेरे फैमिली में मेरी वाइफ थी और छोटे बच्चे थे। मैं उन लोग से भी ज़्यादा बात नहीं करता था और ना ही उन्हें ज़्यादा समय दे पाता था। हम एक किराए के घर में रहते थे जिसका किराया भी देना था। उस वक्त मेरी आर्थिक हालत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं ज़्यादा काम किया करता था ताकि मैं ज़्यादा पैसे बना सकूं और अपने आप को ज़्यादा अच्छे से संभाल सकूं, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई भी ढंग से नहीं हो पा रही थी।
और इन सब चीज़ों की वजह से मैं नशे भी करने लगा था और ज़्यादातर काम में ही व्यस्त रहता था। एक बार ऐसे ही मैं रात के जंगलों में, जहाँ पर मैं लकड़ियों को काटने जाता था, वहीं पर ही अपनी कुल्हाड़ी लेकर गया था ताकि मैं कुछ लकड़ियों को काट सकूं और उन्हें बाजार में बेच सकूं। लेकिन उस दिन मेरा काम करने का मन नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। मैंने सोचा कि मैं कुछ देर यहाँ पर बैठ के आराम कर लेता हूँ। उस वक्त रात भी नहीं हो रही थी, दोपहर का ही वक्त था। मैं वहीं पर ही कुछ देर के लिए सो गया। मेरी वहाँ पे कब आँख लग गई मुझे पता ही नहीं चला, और जब मेरी आँख खुली तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो गया था। मैं जंगल के काफ़ी ज़्यादा अंदर वाले हिस्से में था। रात में मैं कभी भी उस हिस्से में ज़्यादा नहीं जाता हूँ। मेरी आँख खुली तो सबसे ज़्यादा ये भी डर था कि कोई जंगली जानवर वहाँ पर ना आ जाए, क्योंकि अक्सर उस एरिया में जंगली जानवर भी देखे जाते हैं। मैं अपने साथ हमेशा टॉर्च रखता था और एक लैंप भी रखता था। टॉर्च उस वक्त मैं लाना भूल गया था और वो लैंप मेरे पास थी, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत उजाला हो जाता था। मैंने तुरंत उस वक्त अपनी लैंप चलाई और फिर अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढने लगा। बड़ी ताज्जुब की बात थी कि मेरी कुल्हाड़ी उस वक्त मिल नहीं रही थी। अंधेरे में वो कहाँ गायब हो गई थी मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। लेकिन मुझे साफ साफ याद है, जब मैं सोया था तो मैंने कुल्हाड़ी को अपने सर के पास ही रखा था और अब वो वहाँ पर नहीं थी। बाकी सारा सामान वहीं पर ही रखा हुआ था। ये थोड़ी ताज्जुब की बात थी। जंगल के इस हिस्से में बहुत ही कम लोग आते हैं, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं कि कोई मेरी कुल्हाड़ी चुरा कर ले जाए। कुल्हाड़ी से ज़्यादा कीमती सामान मेरे पास था। मेरे जेब में कुछ पैसे भी पड़े हुए थे, लेकिन वो उन्हें लेकर नहीं गया। मेरे पास वही एक कुल्हाड़ी थी जिससे मैं लकड़ियों को अक्सर काटा करता था। काफ़ी ढूंढने के बाद वो जब नहीं मिली तो मैं वापस फिर घर की तरफ जाने लगा और यही सोचा था कि अब मुझे नई कुल्हाड़ी खरीदनी पड़ेगी। और उसी वक्त ही मेरे साथ ये अजीब सा हादसा घटा। दरअसल जब मैं घर की तरफ वापस जा रहा था तो मुझे एक अजीब सी आवाज़ आई। वो आवाज़ किसी औरत की थी। मैं उस आवाज़ को सुन सकता था। वो आवाज़ उसके कुछ बात करने की थी। ऐसा लग रहा था कि वो लगातार कुछ बोल रही है। मुझे उसकी बातें समझ में नहीं आ रही थी, पर वो मेरे पीछे ही थी। उस आवाज़ को सुन के मैं तुरंत पीछे घूमा, लेकिन वो वहाँ पर नहीं थी। उसकी आवाज़ उस अंधेरे में से आ रही थी जिधर से मैं अभी निकल के आया था। ऐसा लग रहा था कि वो वहाँ पर है और मुझे अपनी तरफ ही बुला रही है। वो साफ साफ एक औरत की आवाज़ थी जिसको मैं ठीक से सुन भी सकता था। वो मेरा नाम बुला रही थी। मैंने वहीं पर खड़े होकर उससे पूछा, तुम कौन हो? यहाँ पर रात में क्या कर रही हो? उसका कोई भी जवाब नहीं आया। वो दोबारा वही चीज़ बोल रही थी और मुझे अपने पास बुला रही थी। उसकी आवाज़ काफ़ी धीमी थी और एकदम ठहरी हुई। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी चीज़ से डरी हुई है और वो चाह नहीं रही कि वो चीज़ उसे सुने। ऐसा मुझे लग रहा था। मैं उस औरत को ढंग से देख नहीं पा रहा था, लेकिन साफ साफ अंधेरे में मुझे एक काली परछाई दिखाई दी। उसकी आउटलाइनिंग मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी। मैंने अपने हाथ में जो लैंप पकड़ा हुआ था उसकी रोशनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन इतनी तो थी कि मैं ढंग से देख सकूं कि मुझसे कुछ मीटर दूर कौन खड़ा है। वो वहीं पर ही थी। साफ साफ मैंने उसे देखा। उसका चेहरा भी मुझे ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर के लिए मैं थोड़ा सा डरा हुआ था। मैंने हिम्मत की और मैंने अपने कदम को आगे बढ़ाया ताकि मैं उसकी तरफ जा सकूं। लेकिन एक बहुत अजीब चीज़ हुई। मैं जितना उसकी तरफ जा रहा था वो मुझसे उतना ही दूर जा रही थी। मतलब वो वहीं पर ही खड़ी थी, लेकिन मैं उस तक पहुंच नहीं पा रहा था। मैं लगातार अपने कदम को आगे बढ़ाए जा रहा था। ये वाकया करीबन 1 मिनट तक चला। चलते चलते मैं फिर उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर मैं सो रहा था। उसके बाद मैंने उस जगह को देखा। वो औरत अभी भी वहीं पर ही खड़ी थी और धीमी आवाज में मुझको लगातार अपने पास बुलाई जा रही थी। तभी मेरा पैर नीचे किसी चीज से टकराया। जब मैंने नीचे की तरफ देखा तो वहां पर मेरी कुल्हाड़ी मेरे पैरों के पास ही पड़ी हुई थी। ये बहुत ताज्जुब की बात थी। ये वही जगह थी जहां पर मैं सो रहा था और जहां पर मैंने सोने से पहले अपनी कुल्हाड़ी को रखा था। पर उठने के बाद मैंने उस जगह पर कई बार अपनी कुल्हाड़ी को ढूंढा, लेकिन वो वहां पर नहीं थी। मैं अपनी कुल्हाड़ी को करीबन 10 से 15 मिनट तक ढूंढ रहा था, पर वो मुझे कहीं भी नहीं मिली और अब अचानक से यहीं पर पड़ी है। ये बहुत ही अजीब बात थी। मैंने अपनी कुल्हाड़ी को तुरंत उठाया और कुछ देर तक तो उसे देखता रहा। फिर दोबारा उस औरत की तरफ देखा जो कि वहां पर खड़ी थी, लेकिन वो वहां से गायब हो चुकी थी। अंधेरे में फिर वो मुझे दोबारा दिखाई नहीं दी।
मैंने अपने एक हाथ में कुल्हाड़ी को पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में लैंप को पकड़ा हुआ था और उसी औरत की तरफ जा रहा था जहाँ पर वो थी, लेकिन वो दोबारा दिखी ही नहीं। लेकिन मुझे अंधेरे में से लगातार उसकी आवाज़ें आई जा रही थी कि वो मुझे बुला रही है। उसकी आवाज़ चारों तरफ से आ रही थी। मैं अनुमान भी नहीं लगा पा रहा था कि किस तरफ जाऊँ, और वहाँ पर इतना ज़्यादा अंधेरा हो गया था कि मुझे सिर्फ बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे थे। वहाँ पर इतना अंधेरा था कि मैं सब कुछ भूल चुका था कि मुझे जाना किस तरफ है। मैं रास्ते को भी भटक गया था। सारे रास्ते एक जैसे लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अंधेरे में मैं ही एक अकेला बचा हूँ जो कि जंगल में फंसा हुआ हूँ। मुझे लगातार उस औरत के रोने की और चिल्लाने की आवाज़ आने लगी और वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होने लगी। मैं अंधेरे में उसे लगातार ढूंढ रहा था और बाहर भी निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही नहीं पा रहा था। ये सब कितनी देर तक चला मुझे तो ये भी याद नहीं। बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। उस औरत की चिल्लाने की आवाज़ पूरे जंगल में और मेरे कानों में काफ़ी तेज़ी से गूंज रही थी। मैं बार बार उसे आवाज़ भी दे रहा था, लेकिन वो बस रो रही थी और मुझे अपने पास बुला रही थी। फिर मैंने अपने ध्यान से उस औरत को ढूंढना हटाया और फिर ये सोचा कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। मैं किस तरफ जा रहा था मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था और सब कुछ एक ही जैसा लग रहा था। मैं धीरे धीरे और गहरे जंगल की तरफ जा रहा था और वहाँ पर पेड़ और भी ज़्यादा घने होते जा रहे थे। ये सब मेरा कोई वहम नहीं था, नहीं उस वक्त मैंने किसी तरीके का नशा किया हुआ था। कुछ देर बाद उस औरत की आवाज़ भी गायब हो गई और सब कुछ एकदम शांत हो गया। मैं फिर चुपचाप था और वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मेरे पीछे भी है, लेकिन अंधेरे में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद जब मैं एकदम थक गया तो एक पेड़ के पास जाके बैठ गया। वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा पेड़ था। जंगल के किस हिस्से में था मुझे ये भी नहीं पता। वहीं पर बैठा हुआ था। जो लैंप में लेके आया था वो भी धीरे धीरे बुझ रहा था। उसमें भी पड़ा हुआ ऑयल ख़त्म हो रहा था और मैं अपने साथ अपनी टॉर्च भी लेकर नहीं आया था। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया था। कुछ देर बाद जब लैंप की लाइट थोड़ी सी डिम हुई तो मैंने दोबारा उस औरत को देखा जो कि मेरे सामने ही खड़ी थी। मैं फिर चिल्लाने लगा और डर गया था। मैंने उससे ये भी पूछा कि तुम कौन हो, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली। वो बस वहीं पर ही खड़ी थी। फिर वो अचानक से चिल्लाई और मेरी तरफ आने लगी। लैंप की हल्की फुल्की रोशनी में मैंने उसका चेहरा देखा जो कि पूरी तरीके से जला हुआ था। उसने अजीब से कपड़े पहने हुए थे जो कि बहुत ज़्यादा पुराने थे। मुझे ये भी याद नहीं कि उस वक्त समय क्या हो रहा था। जब वो मेरी तरफ आई तो मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। सुबह जब मेरी आँख खुली तो 3-4 लोग मुझे जंगल में ढूंढने आए थे। उन्होंने मुझे उठाया, वो भी मेरे चेहरे पर पानी डाल के। ये बहुत ही अजीब सा इत्तेफाक था। मैं उनको जहाँ पर मिला वो जंगल का एकदम बाहरी हिस्सा था, मतलब एकदम आउटर साइड में, जहाँ से जंगल के अंदर घुसा जाता था। ये चीज़ देख के मैं एकदम हैरान हो गया। उन लोगों ने मुझे ये बताया कि रात भर जब मैं घर नहीं पहुँचा तो मेरे फैमिली में सब लोगों ने मुझे उन्हें ढूंढने के लिए भेजा। उन्होंने करीबन 1 से 2 घंटे तक मुझे ढूंढा, लेकिन मैं जंगल के अंदर नहीं मिला। बाहर लौटते वक्त उन्हें मैं एक पेड़ के पास सोता हुआ मिला जो कि जंगल का बाहरी हिस्सा था और जंगल के इस हिस्से से लगभग लोग आया जाया करते थे। लेकिन मुझे साफ साफ याद है कि रात में जब मैं उस पेड़ के पास बैठा था तो वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा पेड़ था, लेकिन मैं उन्हें जिस पेड़ के पास मिला वो काफ़ी ज़्यादा छोटा पेड़ था और वो बड़े से पेड़ जंगल के किसी भी हिस्से में नहीं पाए जाते हैं। तो आखिरकार रात में मैं किस जंगल में था मुझे ये भी याद नहीं। मैं तो रोज़ यहीं पर आता हूँ। उन लोगों ने जब मुझसे पूछा कि आखिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ और रात में मैं घर क्यों नहीं गया था, तो मेरे पास इस चीज़ का कोई जवाब ही नहीं था। मेरे पास उस वक्त शराब की एक बोतल भी थी, तो उनको यही लग रहा था कि शायद मैं शराब पी के यहीं पर सो गया हूँ। लेकिन मेरे साथ एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सी घटना घटी थी। मैं किसी को ये चीज़ बता भी नहीं सकता था कि मैंने जो कुछ भी देखा वो एक सच था, क्योंकि वो सब सिर्फ मेरे साथ ही घटा था। शायद रात के अंधेरे में मैं इस जंगल से हट के किसी और जंगल में चला गया था जो कि शायद यहाँ पे कहीं भी नहीं है। मैं काफ़ी ज़्यादा दूर था। शायद मैं वहाँ पर फंस गया था। वो औरत जो भी थी मुझे मारने की कोशिश कर रही थी या फिर वो चाह रही थी कि मैं उसे वहाँ से लेकर चलूँ। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी दिनों तक सोचता रहा और परेशान भी था। मैंने इसके बारे में किसी को भी नहीं बताया। कई सालों तक तो जंगल के उस हिस्से में भी मैं लकड़ियाँ काटने नहीं गया, और जाता भी था तो 1-2 लोगों के साथ जाता था और दिन के वक्त ही जाता था। मुझसे कई बार लोगों ने इस घटना के बारे में पूछा और 1-2 लोगों को मैंने इस घटना के बारे में बताया भी, लेकिन किसी ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। और कुछ लोगों ने किया भी तो वो लोग यही समझते थे कि हो सकता है वहाँ पर कोई भूत प्रेत भटक रहा हो
जिसने मुझे देख लिया हो या पकड़ लिया हो, लेकिन वो एहसास, वो एक्सपीरियंस ही एकदम अलग था, जिसके बारे में मैं ढंग से किसी को बता भी नहीं पा रहा था, क्योंकि उनके हिसाब से ये सब मेरा वहम था। वो घटना आज भी जब मैं याद करता हूँ तो मैं कांप जाता हूँ, लेकिन ये घटना जो मेरे साथ घटी, ये एकदम सच है। तो ये थी वुड्स में घटी एक पहली घटना। अब मैं आपको एक जंगल में घटी हुई दूसरी घटना बताने वाला हूँ। ये दूसरी घटना भी सुनने में बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, तो आप इस घटना को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले। आप में से कई लोग का ये भी कहना है कि उनको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आती है, तो मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ कि ये यूट्यूब का ही एक बग है जो कभी जल्दी फिक्स नहीं होता है। तो आप लोग एक बार नोटिफिकेशन बेल को ऑफ करके दोबारा ऑन करिए, आपकी ये प्रॉब्लम जहाँ तक सॉल्व हो जाएगी। तो अब शुरू करते हैं दूसरी घटना। ये दूसरी घटना रेमन नाम के एक आदमी के साथ घटी थी, और अब आगे की घटना मैं आप लोगों को रेमन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम रेमन है, मैं ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ ऑस्ट्रेलियन वुड्स में ही घटी थी, जब मैं अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग करने जाने वाला था। दरअसल मेरे दोस्त लोग अक्सर मुझे कैंपिंग के लिए जाने के लिए बोला करते थे। मुझे भी कैंपिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी, लेकिन कभी कभी प्रोफेशनल कमिटमेंट्स की वजह से मुझे ऑफिस से ऑफ नहीं मिल पाता था, या फिर मैं जल्दी छुट्टियों के लिए समय नहीं निकाल पाता था। तो इन सब चीज़ों की वजह से मेरे दोस्त मुझसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते थे। कई दिनों बाद मैंने अपने दोस्तों से बोला कि मुझे छुट्टियां मिल गई हैं, और फिर मैंने उनके साथ कैंपिंग पे जाने का प्लान बनाया। वो लोग मेरी इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, लेकिन उन लोगों को छुट्टी मेरे से 2 दिन बाद मिलने वाली थी। तो मैंने उन लोग को बोला कि मैं उन लोग से पहले कैंपिंग लोकेशन पर चला जाऊंगा और उसके बाद वहाँ पर उन लोग के लिए कैंप सेटअप करूंगा। वो लोग तुरंत 1 दिन बाद आ जाएंगे। मैं भी अकेले अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेता और थोड़ा सा नेचर के साथ भी। मैंने यही सोचा और फिर मैं कैंपिंग स्पॉट पर चला गया। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम एल्बर्ट था। उसने मुझसे बोला कि उसने एक नई कैंपिंग लोकेशन ढूंढी है, और उसने मुझे उसकी लोकेशन के बारे में बताया। मैंने उससे कहा ठीक है, मैं उस लोकेशन पर पहुंच जाऊंगा। किसी तरह मैं उस लोकेशन पर भी पहुंच गया, और वो जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। जब मैंने ढंग से उसे देखा तो वहाँ पर पहले से ही किसी का कैंप सेटअप था। मतलब कि वहाँ पर कोई था नहीं, लेकिन आग जलाने का पूरा एरिया और अच्छे से सेटअप किया हुआ कैंप का जगह सब कुछ पहले से ही बना हुआ था। लकड़ियाँ भी थोड़ी पास में एक पेड़ के नीचे रखी हुई थी। वो सब पहले से ही वहाँ पर मौजूद था। मुझे लगा कि शायद ये एरिया कैंपिंग के लिए एकदम सही है। हालांकि वो जंगल के थोड़ा सा अंदर था, लेकिन वो एरिया पूरा खुला हुआ ही था। मैंने वहाँ पर अच्छे से कैंप सेटअप किया और कैंप फायर भी जला ली। रात में वहीं अकेले अपनी कैंपिंग कर रहा था। वहाँ पर फ़ोन का नेटवर्क भी आ रहा था, तो मैं अपने दोस्तों से ठीक से बात भी कर रहा था और उनको बता रहा था कि मैं यहाँ लोकेशन पर पहुँच गया हूँ और ये जगह बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद मेरी उनसे ज़्यादा बात नहीं हो पाई, क्योंकि कभी कभी नेटवर्क चला भी जा रहा था, लेकिन मैं वहाँ पर खुद के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा था। बगल में कुछ बड़े बड़े पेड़ भी थे। वहाँ पर बहुत अच्छी हवाएं भी चल रही थी, और वो आमतौर पे थोड़ा ऊंचाई पर बना हुआ था, जहाँ से कई छोटे बड़े कस्बे साफ साफ दिखाई देते थे। जंगल का वो एरिया काफ़ी ज़्यादा अजीब था। अजीब इसलिए क्योंकि उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर पहले कोई कभी गया नहीं है, और वो कैंप वहाँ पे कब से सेटअप था ये भी मुझे नहीं पता था। मैंने धीरे धीरे सारा कैंप सेटअप करके रात में सोने के लिए अपने स्लीपिंग बैग को बाहर निकाला। मैं अपने कैंप में ही सो रहा था और स्लीपिंग बैग में लेटा हुआ था। तभी अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे कैंप के बाहर से कोई चलते हुए गया है। मैं तुरंत डर गया। मेरे पास एक छोटी सा चाकू भी था जो मैंने अपनी सेफ्टी के लिए रखा हुआ था, लेकिन कभी मैंने उसका इस्तेमाल नहीं किया। दरअसल उस चाकू को मैं कभी इमरजेंसी में यूज़ करता था। पता नहीं क्या हुआ, जैसी वो आवाज़ मुझे आई मैंने तुरंत उसको निकाल लिया और कैंप के अंदर ही लेटा हुआ था। उस वक्त काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो रहा था। कैंप फायर हल्की फुल्की बुझने लगी थी, बस आखिरी की कुछ लकड़ियाँ बची थी जो कि जल रही थी। अंधेरा हो गया था, लेकिन मेरे कैंप पे रोशनी हल्की फुल्की थी। मुझे किसी की कोई भी परछाई नहीं दिखाई दी, ना ही किसी की कोई आवाज़ सुनाई दी। मुझे बस साफ साफ इतना पता चल रहा था कि कोई मेरे कैंप के चारों तरफ टहल रहा है। मैंने दोबारा पूछा, कौन हो? किसी का कोई जवाब नहीं आया और सब कुछ एकदम शांत था। मैंने हिम्मत की और कैंप से बाहर निकला।
मैं तुरंत बाहर निकल के जब चारों तरफ देखने लगा तो वहां पर कोई भी नहीं था। पूरी खामोशी थी। कोई भी इतनी जल्दी भाग के नहीं जा सकता है। वो चलने की आवाज़ आते ही मैं तुरंत 1 सेकंड के अंदर कैंप से बाहर निकला, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। मैं थोड़ा डर गया और सोचने लगा कि कोई इतनी जल्दी आकर कैसे गायब हो सकता है। तभी मैंने अपने फ़ोन को निकाला और मैंने सोचा कि मैं अपने दोस्त एल्बर्ट को फ़ोन करके यहाँ की परिस्थिति के बारे में बताऊँ। लेकिन मजबूरी थी मेरी, मैं उसे कॉल कर नहीं पाया क्योंकि फ़ोन की बैटरी भी डेड होने वाली थी और फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं था। नेटवर्क के लिए मुझे जंगल के एरिया से थोड़ा बाहर निकलना पड़ता। मैं थोड़ा सा अंदर साइड में था, इसलिए वहाँ पर नेटवर्क की थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। मैंने वहीं से ही उसको कॉल मिलाने की कोशिश की, लेकिन वही हुआ। नेटवर्क की वजह से मैं उससे कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। मुझे लगा कि शायद वो मेरा वहम है। कुछ देर तक मैंने खुद को संभाला, कैंप की लकड़ियों को दोबारा जलाया और आग को थोड़ा और तेज़ किया। उस वक्त सो नहीं पाया था मैं, लेकिन कोशिश करते हुए मैं दोबारा अपने कैंप के अंदर गया और अपनी स्लीपिंग बैग में ही लेटा हुआ था और अंदर से ही आग को देख रहा था। मुझे फिर दोबारा मेरे कैंप के बाहर किसी के चलने की आवाज़ आई और इस बार मैं फिर से डर गया। वो मेरा कोई वहम नहीं था, वहाँ पर सच में कोई था। इसी डर की वजह से मैं बाहर भी नहीं निकला और पूरा टाइम अपने कैंप के अंदर ही था और कैंप फायर को देख रहा था। तभी अचानक से मेरे कैंप फायर के ऊपर किसी ने कोई बड़ी सी लकड़ी उठाकर फेंकी और मेरी कैंप फायर पूरी बुझ गई, क्योंकि उसकी सारी लकड़ियाँ बिखर गई थीं और पूरे जंगल में फैल गई थीं। उसकी वजह से आग भी लग सकती थी, लेकिन वहाँ पर आग नहीं लगी। सब कुछ एकदम शांत हो गया। मैं अंधेरे में बैठा हुआ था। रात के कीड़े मकोड़ों की भी आवाज़ नहीं आ रही थी। हवाएं तेज चल रही थी। पेड़ की टहनियों की आपस में लड़ने की आवाज़ आ रही थी, क्योंकि हवा धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। तभी मुझे बार बार ऐसा महसूस हुआ कि कोई ना कोई मेरे कैंप के बाहर घूम रहा है, और यह एहसास पूरी रात रहा। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैं अपने किसी भी दोस्त को फ़ोन भी नहीं कर सकता था। मेरे दिमाग में बस यही घूम रहा था कि शायद वहाँ पर कोई चोर हो या फिर कोई जंगली जानवर। लेकिन कोई चोर या जंगली जानवर इतनी जल्दी गायब नहीं हो सकता है, और कोई जानवर कैंप फायर पे इतनी बड़ी लकड़ियों को तो बिल्कुल भी नहीं फेंक सकता। अगर वो चाहता तो मुझे मार सकता था, लेकिन उसने मुझे मारा नहीं, तो मतलब कि वो कोई चोर नहीं था, वो कुछ और ही चीज़ थी। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर वो चीज़ थी क्या, लेकिन शायद मेरा वहाँ पर होना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे अंधेरे में रहना पसंद था, और मैंने कैंप फायर जला के उसे शायद नाराज़ कर दिया था। उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा, बस वो पूरी रात मेरे कैंप के बाहर टहलता रहा। अगले दिन जब सुबह हुई, सब कुछ एकदम नॉर्मल था। वो लकड़ी जो कि मेरे कैंप फायर के ऊपर आके गिरी थी, वो वहीं पड़ी थी। कैंप फायर की पूरी लकड़ियाँ बिखरी हुई थी। मेरा सारा सामान वहीं पर ही था, लेकिन जहाँ पर मैं लेटा हुआ था, मेरे कैंप के बाहर पत्तियों के ऊपर किसी के फुटप्रिंट्स थे, जो कि चलते हुए नजर आए थे, और वो पूरे फुटप्रिंट्स गोल एरिया में थे, मतलब मेरे कैंप के चारों तरफ। ऐसा लग रहा था कि वो रात में मेरे कैंप के बाहर गोल गोल घूम रहा है और अपने वहाँ पर होने का मुझे एहसास करा रहा था। ये एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। मैंने अपने कैंप को तुरंत पैक किया। मेरे दोस्त लोग भी नहीं आ रहे थे और उनसे कनेक्ट भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं जंगल के थोड़ा आउटर में गया। जब नेटवर्क आया तो मैंने एल्बर्ट को फ़ोन मिलाया और उससे बोला कि तुम लोग अभी तक पहुँचे क्यों नहीं। और एल्बर्ट ने जो बात बोली वो सुन के मैं एकदम हैरान हो गया। एल्बर्ट ने मुझे बोला कि वो लोग कैंपिंग लोकेशन पर कब के पहुँचे हुए हैं, लेकिन मैं वहाँ पर नहीं हूँ। वो मुझे बहुत देर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मेरा फ़ोन लग नहीं रहा था। उन्होंने मुझे बताया कि वो लोग रात में ही पहुँचने वाले थे और मुझे सरप्राइज़ देने वाले थे, लेकिन जब वो लोग वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर मैं था ही नहीं। मैंने उन्हें बताया कि उसके द्वारा बताई गई जो लोकेशन थी मैं वहीं पर ही हूँ। फिर उसने दोबारा मुझे अपनी लोकेशन बताई, और वो जगह वहाँ से करीबन 20 किलोमीटर दूर थी, नॉर्थ साइड में, और मैं साउथ साइड में था। मेरा दोस्त कहता है कि वहाँ पर कोई भी कैंपिंग के लिए नहीं जाता है, क्योंकि वो जगह काफ़ी ज़्यादा अजीब है और पुरानी भी। मैं तुरंत अपने दोस्तों के पास गया और वहाँ पर पहुँच के अपने रात के एक्सपीरियंस के बारे में बताया। उसने मुझे बताया कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी घटा पॉसिबल है कि वो सच हो, क्योंकि वहाँ पर अक्सर भूत प्रेत घुमा करते हैं और वहाँ पर कई लोगों के मर्डर भी हुए हैं, कई लाशें भी वहाँ से बरामद की गई हैं। तो हो सकता है तुमने ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस किया हो। खैर, अब जो कुछ भी हुआ सब बहुत अजीब था। मैं अब और एक भी दिन भी जंगल में रुकना नहीं चाह रहा था, ना ही किसी तरीके की कोई कैंपिंग करना चाह रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मेरे दोस्तों ने मुझे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उतना ढंग से कैंप को एंजॉय नहीं कर पाया, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। मैं रात भर किसी ऐसी जगह पड़ा हुआ था जहाँ पर मुझे नहीं होना चाहिए था, और यही चीज़ मुझे खाए जा रही थी।
फिर कैंप खत्म होने के बाद मैंने अपने दोस्तों से ज़्यादा बात नहीं की और अपने घर चला गया और इस एक्सपीरियंस को हमेशा याद करता था। अब तो मैं फ़िलहाल ठीक हूँ, लेकिन जब जब मेरे दोस्तों से इसके बारे में बात होती है मुझे ये एक्सपीरियंस अक्सर याद आ जाता है। ये पहली घटना माइकल नाम के एक लड़के के साथ घटी थी। जब उसके साथ ये घटना घटी थी तो उसकी उम्र करीब 15 साल की थी। और अब आगे की घटना मैं आपको माइकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम माइकल है। ये घटना 2003 की है। मेरी बहन थी जिसका नाम जूडी था। जूडी मुझसे 2 साल छोटी थी। हमारे मॉम डैड का डाइवोर्स हो गया था, इसलिए वो लोग अलग अलग रहते थे। हम नॉर्थ पेंसिल्वेनिया की तरफ रहते थे जहां पर हमारे डैड का एक फार्म हाउस था। पहले हम लोग डैड के साथ उसी फार्म हाउस पे रहते थे, लेकिन फिर उन दोनों का डाइवोर्स हो जाने के बाद मॉम अपने मॉम डैड के घर पे शिफ्ट हो गई और हम उन्हीं के साथ रहते थे। लेकिन हम महीने में 2 से 3 बार डैड के फार्म हाउस पे जाया करते थे। उनका फार्म हाउस बहुत बड़ा था और वो पूरे फार्म हाउस पे अकेले ही रहते थे। वहां पर 1-2 एम्प्लॉयज भी थे जो काम करते थे। उनके फार्म हाउस में कई ढेर सारे जानवर थे जिनकी वो देखभाल किया करते थे और उनसे उन्हें अच्छा प्रॉफिट भी होता था। ढेर सारी गाय जिनका दूध बेच के वो अच्छा प्रॉफिट कमाते थे, और ढेर सारे चिकन्स और भी कई जानवर जैसे घोड़े और कुछ पिग्स भी जो वो पाल के रखते थे। जब हम उस दिन डैड के पास पहुंचे तो वो अपने काम में बहुत ही ज़्यादा बिजी थे। उन्हें मुझसे और जूडी से बात करने का ज़्यादा टाइम ही नहीं मिला। जब हम डैड के पास गए तो उनका बहुत ढेर सारा पेपर वर्क भी था जो कि कंप्लीट करना था। कुछ चीज़ों को सेट भी करना था। तो मैं और जूडी जब डैड के ऑफिस में गए तो हमने उनसे बात की। हमने उनसे पूछा कि हम आपकी किसी तरह की हेल्प कर सकते हैं क्या। उन्होंने कहा ये जूडी के बस की बात नहीं है, जूडी तुम बाहर चली जाओ। और मैं और डैड वहीं पे उनके ऑफिस का काम करने लगे। जूडी बाहर गाय के एक छोटे से बच्चे के साथ खेल रही थी जो अभी कुछ दिन पहले ही पैदा हुआ था। वो काफ़ी ज़्यादा छोटा था। जैसा कि मैंने बताया कि डैड का फार्म हाउस बहुत ही ज़्यादा बड़ा था। उनके ऑफिस के सामने 2-3 फार्म हाउस थे जो कि उनके ऑफिस से कनेक्टेड थे। बड़े बड़े कॉरिडोर्स थे। उन्हीं कॉरिडोर्स में रात में सारे जानवर रहते थे। उनकी फीडिंग करने के बाद हम तौर पे जो डैड के एम्प्लॉयज़ थे वो 6 से 7 बजे के बाद चले जाते थे और उसके बाद डैडी जानवरों का पूरा देखभाल किया करते थे। वो अकेले ये सब कैसे मैनेज करते थे मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था। बड़े होके मुझे भी लगता था कि मैं भी अपने डैड जैसा ही बनूंगा। जूडी जिस गाय के छोटे से बच्चे के साथ खेल रही थी उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। डैड ने जूडी से बोला कि वो उसको ज़्यादा परेशान न करे और वहीं पे उसकी माँ के पास उसको छोड़ दे। तो जूडी ने वैसा ही किया। वो ऑफिस में आई, तभी डैड के एक पुराने रिसीवर फ़ोन की घंटी बजी। उन्होंने फ़ोन उठाया और बहुत ज़्यादा गुस्से में चिल्लाने लगे। क्या हुआ था और वो किस पे चिल्लाए मुझे नहीं पता था। बाद में शायद मुझे ये पता चला था कि उनका कोई पेमेंट नहीं आया था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थे और वो उसी वक्त उस आदमी से मिलना चाह रहे थे जिसको पेमेंट देनी थी। डैड ने अपनी पुरानी कैरी ट्रक स्टार्ट की और वो जाने लगे। जूडी भी उनके साथ जाने के लिए बोल रही थी, लेकिन डैड ने जूडी को वहीं पर रोकने के लिए बोला। वो जिद करने लगी तो मैंने डैड से कहा कि वो जूडी को लेकर चले जाए और मैं यहाँ पर बचा हुआ बाकी पेपर वर्क कर लूँगा। डैड ने भी कहा ठीक है। उन्होंने मुझे बताया कि 6 बजे तक सारे एम्प्लॉयज़ चले जाएंगे, उसके बाद 7 बजे तक मैं जानवरों को खाना दे दूँ। रात होने से पहले डैड वापस आ जाएंगे। मैंने उनसे कहा ठीक है और फिर मैं अपने काम पे लग गया। काम बहुत ही ज़्यादा था। मुझे पता भी नहीं चला कि दोपहर से कब शाम हो गई। उनके कुछ एम्प्लॉयज़ आए थे मुझे बताने के लिए कि वो जा रहे हैं और मैं काम पे इतना बिजी था कि मैंने उन्हें बिना देखे जाने के लिए भी बोल दिया था। जानवरों को खाना भी देना था, लेकिन काम की वजह से मुझे कुछ भी ध्यान नहीं आया। धीरे धीरे रात होती गई। ठंड का मौसम था। सुबह भी देर से होती थी। सूरज की रोशनी भी सुबह फार्म हाउस से बहुत देर से गिरती थी क्योंकि कोहरे के पीछे सब कुछ ढल जाता था और रात भी बहुत जल्दी हो जाती थी। कह सकते थे कि सूरज की रोशनी कुछ ही घंटों के लिए फार्म हाउस के ऊपर पड़ती थी। 5 बजे के बाद अंधेरा इतनी तेजी से बढ़ जाता था कि पता भी नहीं चलता था कि कब रात हो गई है। उस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। शाम के 7 बज गए थे। काम मैंने 7 बजे तक ख़त्म कर लिया था और फिर बस थोड़ी देर रिलैक्स करने लगा। जानवरों को खाना देने के लिए मैं भूल भी गया। मैंने बस कुछ देर के लिए आंखें बंद की थी। मेरी आँख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। अचानक से मुझे उन छोटे छोटे पिगलेट्स की और गाय की आवाज़ें आने लगीं। वो लोग काफ़ी ज़्यादा भूखी थी। उनकी आवाज़
पूरे फार्म हाउस पे गूंज रही थी। मैंने जानवरों को खाना भी नहीं दिया था। मेरी आंखें खुलते ही मैं तुरंत शॉक्ड हो गया था। मैंने देखा तो उस वक्त घड़ी में शाम के 8 बज रहे थे। काफी ज्यादा लेट हो गया था। डैड ने मुझे उन्हें 7 बजे तक खाना देने के लिए बोला था। मैं तुरंत भागते हुए स्टोर रूम में गया और सारे जानवरों का खाना निकालने लगा। एक एक करके मैं उन सबका खाना निकाल ही रहा था और अपने हाथ में लेकर जा रहा था। तभी पापा के ऑफिस में जो खिड़की थी उसके साइड से मैंने एक परछाई को निकलते हुए देखा। वो एकदम मेरे बराबर से निकली थी। मेरी तभी उधर नजर गई। वहां पर कुछ भी नहीं था, लेकिन मैंने उसे देखा था, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं तुरंत सारे चिकन्स के यार्ड में गया था और उनको दाने डालने लगा था। जैसा कि मैंने बताया कि पापा के ऑफिस से सारे कॉरिडोर्स जुड़े हुए हैं, तो मुझे हर कॉरिडोर में जाने के लिए पापा के ऑफिस से गुजरना पड़ता था। और सारे कॉरिडोर्स की खिड़कियां खुली हुई थी। उनमें कोई कर्टन भी नहीं था और ना ही वो इतनी मजबूत थी, बस वो नॉर्मली बंद हो जाती थी। जब मैं चिकन्स को सारा खाना डाल के पिग्स वाले कॉरिडोर के अंदर जा रहा था, तभी मैंने गायों के शेल्टर के अंदर किसी को खड़ा देखा। उसका शरीर एक इंसान जैसा था। वो काफी ज्यादा लंबा था और अंदर की तरफ ही झांक रहा था। उसकी हाइट मेरे से भी ज्यादा बड़ी थी। और जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मैं देख के डर गया था। उसका चेहरा हूबहू एक लोमड़ी जैसा था या एक कुत्ते जैसा, मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैं थोड़ा सा और आगे गया और खिड़की के पास देखा तो मुझे नजर आया कि वो कोई और नहीं, एक लोमड़ी था जो कि इंसानी शरीर में था। हाथ पैर मजबूत, पूरे शरीर पे बाल निकला हुआ था और उसके पंजे लंबे और तगड़े थे। उसे देख के मैं एकदम डर गया था। वो गायों के शेल्टर के अंदर ही झांक रहा था। तभी वो जो छोटे छोटे पिग्स थे उन्होंने मुझे कॉरिडोर के पास देख लिया था। वो लोग बहुत ज्यादा भूखे थे। मुझे देख के वो लोग और तेज आवाज निकालने लगे। उन्हें लगा कि शायद मैं उनके पास ही आ रहा हूं। उनकी आवाज सुन के वो क्रीचर तुरंत इधर देखने लगा। उसके कान खड़े हो गए थे। वो जान गया था कि यहां पर और कोई भी लोग हैं। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मैंने तुरंत उस खाने को वहीं पर ही रख दिया और जाके खिड़की के पीछे छुप गया। उसके पीछे से मुझे साफ साफ वो क्रीचर दिखाई दे रहा था। वो भागते हुए उसी आवाज की तरफ आया जहां पर उस ढेर सारे सुअर के छोटे छोटे बच्चे थे और वहीं पर खड़ा होकर उन्हें देख रहा था। इतनी शांति से उसे देख के मैं डर गया था। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसके मुंह से भाप निकल रहा था। ठंड बहुत ज्यादा थी। उसकी सांस लेने की आवाज मेरे कानों में पड़ रही थी, जो कि बहुत ही ज्यादा तेज थी। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे और उसको देख के मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो कुछ सूंघने की कोशिश कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उसे मेरे वहां पर होने का पता चल गया है। ऑफिस की सारी खिड़कियां खुली हुई थी और कॉरिडोर के दरवाजे भी मैंने बंद नहीं किए थे। मुझे बस यही डर लग रहा था कि ऐसा ना हो वो कॉरिडोर के रास्ते ऑफिस में चला आए और मैं उसे मिल जाऊं। और ऐसा ही हुआ। वो कुछ कॉरिडोर के रास्ते तक आया भी, लेकिन वहां से आके वो वापस लौट गया। क्यों लौटा इसका मुझे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन जब वो अंदर आ रहा था तो मेरे हाथ पैर बुरी तरीके से कांप रहे थे। और जैसे ही वो कॉरिडोर से बाहर निकला, मैं तुरंत पापा के ऑफिस की तरफ जाके उनका फोन उठाया। मैंने सोचा कि मैं तुरंत उन्हें फोन करके बुला लूं, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि वो गए कहां पर थे। मैं उनके ऑफिस के टेबल के नीचे ही बैठ गया और उस क्रीचर के जाने का इंतजार करने लगा। तभी मुझे अचानक से आवाज आई कि वो किसी चीज को तोड़ रहा है। वो किसी दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा था और वो दरवाजा कोई और नहीं, वही दरवाजा था जहां पर सारी गायें बंधी हुई थी। वो उन्हें तोड़ने की कोशिश कर रहा था और मैं डेस्क के पीछे से उसे देख रहा था, लेकिन डर की वजह से मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैं दोबारा डेस्क के पीछे छुप गया और बस उसके जाने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर बाद वो सारी आवाजें आना बंद हो गई और मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। मैं उसी डेस्क के पीछे छुपा रहा। करीबन आधे घंटे बाद मुझे गाड़ी की आवाज आई। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि पापा की थी। मैं जान चुका था कि वो आ गए थे, लेकिन फिर भी मेरी हिम्मत उनके ऑफिस के बाहर निकलने की नहीं हुई। मैं उन्हीं के डेस्क के पीछे ही छुपा हुआ था। तभी कुछ देर बाद भागते हुए जूडी कमरे में आई और उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ हूँ। वो जान गई थी कि मैं डेस्क के पीछे छुपा हुआ था और जैसे वो आई मैं तुरंत उसके गले लग गया। मेरे गले लगते ही तुरंत पापा वहां पर आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने जानवरों को खाना क्यों नहीं दिया। मैं कुछ बता नहीं पाया। डर की वजह से मैंने उन्हें गले लगा लिया और उन्होंने मुझसे लगातार पूछा कि आखिर मुझे हुआ क्या है। मैंने उन्हें सारी चीजें बताई। मैंने उन्हें उस क्रीचर के बारे में बताया जिसको मैंने देखा था। वो पहले मेरी बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे। फिर उनकी नजर गाय के उस शेल्टर की तरफ गई जहां पर वो घुसने की कोशिश कर रहा था। जब वो भाग के वहां पर गए
तो उन्होंने देखा कि गाय का वो छोटा बच्चा गायब है, जिसके साथ सुबह जूडी खेल रही थी। उन्होंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मिला और उन्हें वहां पर उस क्रीचर के पंजों के निशान मिले। मैंने उन्हें बताया कि वो कैसा दिखता था। शायद पापा कुछ जान गए थे, लेकिन वो कुछ नहीं बोले। उन्होंने मुझे और जूडी को तुरंत गाड़ी में बैठाया और फार्म हाउस से बाहर लेकर गए। रातों रात उन्होंने हमें मम्मी के पास छोड़ा और दोबारा फार्म हाउस पे आ गए। कुछ बात थी जो वो बताना नहीं चाह रहे थे। इस बात को 20 दिन से ज्यादा हो चुके थे। फिर हमारी डैड की दोबारा बात हुई। मैंने डैड से बोला कि हम फार्म हाउस पे आना चाह रहे थे। डैड ने बोला कि तुम आ जाओ, लेकिन रात होने के बाद फार्म हाउस से निकलना मना है। मैंने उनसे पूछा कि आखिर ऐसा क्यों, तो उन्होंने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। इसके बारे में उन्होंने कभी मुझसे बात भी नहीं की। जब 20 दिन बाद मैं और जूडी दोबारा डैड के फार्म हाउस पे गए, तो वहां का सब कुछ बदला हुआ था। वो सारे फार्म हाउस के दरवाजे अब लोहे के बन चुके थे। खिड़कियों को लोहे से कवर कर दिया गया था और सब कुछ इतना मजबूत कर दिया गया था कि शायद 3-4 लोग भी मिलकर उसे ना तोड़ पाए। मैंने डैड से लगातार पूछने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उन्होंने इसके बारे में नहीं बताया। जूडी ने डैड से उस छोटे गाय के बच्चे के बारे में पूछा। डैड के पास उसका कोई भी जवाब नहीं था और उन्होंने हमसे बोला कि हम इसके बारे में उनसे फिर कभी बात ना करें। कुछ साल बाद डैड की मौत हो गई। उनको कैंसर हो गया था और यह राज मैं कभी भी जान नहीं पाया कि आखिर वहां पर उस रात में वो क्रीचर था कौन और वो गाय के बच्चे को आखिर लेकर कहां चला गया। तो दोस्तों, ये थी वेयरवुल्फ को देखे जाने की पहली घटना। अब मैं आपको एक दूसरी घटना बताने वाला हूं। ये दूसरी घटना एडवर्ड नाम के एक आदमी के साथ घटी थी, जो कि एक शिकारी था। और अब आगे की घटना मैं आपको एडवर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। यह घटना काफी ज्यादा पुरानी है। ओहायो के माउंटेन्स के पास बड़े बड़े जंगल थे, जहां पर कुछ छोटे कस्बे के लोग रहते थे। वहीं से ही उनका गुजारा चलता था। वहां के जंगलों की लकड़ियां काट के उन्हें वो लोग बेचा करते थे। मेरा नाम एडवर्ड है और मेरे साथ ये बहुत ही अजीब घटना घटी। वहां पर एक जंगली भालू था, जो अक्सर वहां के बच्चों को उठा के ले जाता था। जानवरों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता था और वहां के कस्बे वालों को उसने बहुत ज्यादा तंग करके रखा था। कोई भी लोग उसे मार नहीं पा रहे थे। मैं एक प्रोफेशनल शिकारी था, तो उस वक्त मुझे उस भालू को मारने के लिए बुलाया गया। दरअसल वो पागल हो गया था, इसलिए उसे मारना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, जिसके लिए मुझे बुलाया गया। मेरे साथ मेरा एक और दोस्त था, उसका नाम ड्रेवन था। हम दोनों लोगों को उस भालू का शिकार करना था। हमने इससे पहले बहुत से ऐसे जंगली जानवरों का शिकार किया है जिन्होंने शहर में आतंक मचाया हुआ है या जिनकी वजह से लोगों की मौत हो गई थी। हमें उसके बारे में पूरी लोकेशन पता चल गई थी, लेकिन जिस जंगल में हमें उसे मारने जाना था वो बहुत ही ज्यादा बड़ा था। तो मैंने और ड्रेवन ने यह फैसला किया कि हम लोग अलग अलग हो जाएंगे और जहां जहां पर उसको देखे जाने के मेन स्पॉट है, वहीं पर जाके उसको खत्म करेंगे। हम लोगों ने यही प्लान बनाया और फिर दिन के वक्त निकल गए थे। उस वक्त दोपहर के 12 बज रहे थे। ड्रेवन अपने रास्ते चला गया था और मैं अपने रास्ते। हालांकि हम दोनों वॉकी टॉकी से कनेक्टेड थे, लेकिन फिर भी हमने अपनी वॉकी टॉकी की वॉल्यूम बहुत धीमे करके रखे थे। कहीं उसकी आवाज उस भालू को अगर सुनाई दे गई तो वो हमें मार डालेगा। उस समय वहां पर बहुत ज्यादा ठंड हो रही थी। ठंड की वजह से मेरे हाथ पैर बुरी तरीके से कांप रहे थे। जंगल के बीचों बीच में मैं पहुंच चुका था। मैं लगातार ड्रेवन से कनेक्टेड था और वो भी जंगल के एक बीच के हिस्से में ही पहुंचा था। मेरी उसकी दूरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी हम लोग एक दूसरे का ख्याल रख रहे थे कि अगर किसी के ऊपर कोई भी खतरा हुआ तो हम लोग एक दूसरे के पास पहुंच जाएंगे। जंगल के बीचों बीच पहुंचने के बाद हमने काफी देर तक उस भालू का इंतजार किया, लेकिन वो हमें नहीं दिखा। उसके पांव के कुछ निशान भी दिखे और उसके कुछ टूटे हुए बाल भी, जिससे मुझे साफ साफ पता चल रहा था कि वो यहीं पर ही है। तभी मुझे वहां पर एक बड़ा सा पेड़ दिखाई दिया, जिसके पीछे चढ़ने का रास्ता था। मैंने सोचा कि अगर मैं उस पेड़ पर चढ़ जाऊंगा तो मुझे ऊपर से एक अच्छा लोकेशन मिल जाएगा। मुझे जहां भी वो भालू दिखेगा मैं उसे मार दूंगा और उसे पता भी नहीं चलेगा। ऊपर के हिस्से से मुझे जंगल ठीक से दिखाई भी देता और मेरा निशाना भी एकदम सही लगता। इसलिए मैं किसी तरह ऊपर चढ़ गया। वो पेड़ काफी ज्यादा बड़ा था। मुझे पहले भी पेड़ पर चढ़ने की आदत थी। मैं अपने गन्स लेके उस पेड़ पर चढ़ा और वहीं पर बैठ के मैं उस भालू का इंतजार करने लगा।
मेरे गन पर लगी हुई स्कोप का रेंज बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। मैं 1 किलोमीटर तक बहुत आराम से देख सकता था। उस घने जंगल में मैं उस भालू को अगर कहीं भी 1 किलोमीटर के अंदर स्पॉट करता तो मैं उसे मार देता। और ये सारी डिटेल मैं अपने दोस्त को भी दे रहा था। उसने सब कुछ चेक किया और उसको पता चल गया कि जिस एरिया में वो था वहाँ पर भालू के होने का कोई भी निशान नहीं था। तो मैंने उसे अपने पास ही बुला लिया, लेकिन मैंने उसे ये भी कहा कि वो बहुत संभल कर आए, क्योंकि वो भालू जान चुका है कि हम लोग वहाँ पर हैं और वो कहीं पर छुपा हुआ है। अभी तक मैं यही अनुमान लगा रहा था। मैं करीबन 1 घंटे तक उसी पेड़ पर बैठा रहा और मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, लेकिन मेरा इंतज़ार काम आया। उस भालू को मैंने निकलते हुए देखा। वो मुझसे कुछ ही दूरी पर था, लेकिन वो मुझे कहीं भी देख नहीं पाता। वो कुछ सूंघ रहा था। शायद उसको मेरे वहां पर होने का पता चल गया था, इसलिए वो मेरी गन सूंघते हुए मेरी ही तरफ आ रहा था। वो भूखा था। उसकी चलने की रफ्तार से और उसके सांस लेने की घुर्राहट से मुझे साफ साफ पता चल रहा था कि वो मुझे ढूंढ रहा है ताकि वो मुझे मार सके। वो मुझसे करीबन 30 से 35 यार्ड की दूरी पर था और धीरे धीरे उसी पेड़ की तरफ आ रहा था जिधर मैं था। मैंने वॉकी टॉकी से एडविन को सारी चीज इन्फॉर्म कर दी थी। मैंने उससे कुछ देर वहीं पर रुकने के लिए बोला, ताकि अगर वो यहां पर आए तो उस भालू को उसके कदमों के निशान न मिले। मैं चुपचाप उस पर निशाना लगा रहा था, बस गोली चलाने ही वाला था। तभी मैंने ऐसी चीज देखी जिसको देख के मैं हैरान हो गया। मेरी आंखों के सामने उस भालू को किसी बड़े से क्रीचर ने धक्का मारा और वो उसे एक पेड़ के पीछे लेकर चला गया। वो क्रीचर और वो भालू पूरी तरीके से लड़ रहे थे। वो क्रीचर देखने में बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। नुकीले कान और नुकीले दांत। उसकी चिल्लाने की आवाज काफी ज्यादा जोर से आ रही थी। उस क्रीचर का साइज भालू से थोड़ा सा बड़ा था। पैर एकदम पतले, जैसे किसी लोमड़ी के या फिर किसी कुत्ते के होते हो। शरीर एकदम बड़ा सा, पूरे शरीर पर बाल निकले हुए थे। और मेरी आंखों के सामने ही उस क्रीचर ने उस भालू को बीच से फाड़ दिया, 2 हिस्सों में। उसको उसके हिस्से करने में 1 सेकंड भी नहीं लगे। ऐसा दृश्य मैंने अपने पूरे जीवन में पहली बार देखा था। वॉकी टॉकी से लगातार एडविन मुझसे वहां की स्टेटस पूछ रहा था और मैं कुछ भी नहीं बोल रहा था। मेरे हाथ पैर पूरी तरीके से जम गए थे। मैं लगातार अपनी गन के स्कोप से उस क्रीचर को देख रहा था, जो कि उस भालू के शरीर के हिस्से को खा रहा था। इतना भयानक, वो कोई और नहीं बल्कि एक वेयरवुल्फ था। मैं उसको जान चुका था। उस भालू को मारने के बाद उसने इतनी जोर से दहाड़ लगाई कि उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गूंजी और शायद एडविन तक भी उसकी वो आवाज गई थी। मैं उसे वहीं पर बैठा देख रहा था। पता नहीं कैसे उसने तुरंत मेरी तरफ देख लिया। वो मेरी बंदूक के स्कोप के अंदर ही देख रहा था और मैं उसे। उसकी आंखें एकदम पीली थी, मुझे साफ साफ दिखाई दे रही थी। मैं चाहता तो एक गन शॉट लेके उसके सर पे वार कर सकता था, लेकिन डर की वजह से मेरे हाथ पैर एकदम जम गए थे। वो कुछ देर मेरी तरफ बढ़ा भी, लेकिन फिर वो अचानक से रुक गया। वो उस भालू के मरे हुए शरीर को देखने लगा था। वो एक बार उसे देख रहा था और दूसरी बार मुझे। उसके नुकीले दांत मुझे आज भी याद हैं। उसने उन्हें और खोल दिया था और ऐसा लग रहा था कि वो मुझे खाने की कोशिश में है। मैं एकदम डर गया था। उसके लिए पेड़ पर चढ़ना मुझे नहीं लग रहा था कोई बड़ी बात होती, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया, कुछ भी नहीं किया। वो बस कुछ देर के लिए मुझे देख रहा था और मैं उसे। हम दोनों जानते थे कि हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। उसने तुरंत भालू के उस मरे हुए शरीर को उठाया और उसको लेके जंगल के अंदर भाग गया। वो भालू का शरीर बहुत ही ज्यादा बड़ा था और उस वेयरवुल्फ का शरीर उससे भी बड़ा। वो उस भालू के शरीर को उठा के इतनी रफ्तार में भागा कि मैं कुछ समझ भी नहीं पाया। और ये पूरा हादसा सिर्फ 2 मिनट का था। इस 2 मिनट के हादसे में मैंने अपनी मौत अपने सामने देखी थी, लेकिन मैं कुछ भी कर नहीं पा रहा था। मैं वहीं पे कुछ देर तक बैठा रहा। एडविन का लगातार मेरे पास वॉकी टॉकी पर मैसेज आ रहा था और मैं उसे कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। उसको लगा कि शायद मैं किसी खतरे में हूं। मैंने उसे पहले ही अपनी लोकेशन दे दी थी, इसलिए वो कुछ देर में मेरे पास आया। उसने देखा कि मैं उसी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ हूं, अभी भी उसी पोजीशन में अपने स्नाइपर को लेके, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं हिला। एडविन ने मुझसे पूछा कि आखिर क्या हुआ, तुम नीचे क्यों नहीं उतर रहे हो। जब उसने मेरा चेहरा देखा तो मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो समझ गया था कि मेरे साथ कोई हादसा हुआ है। उसने मुझे नीचे उतरने के लिए बोला। मैं नीचे उतर रहा था, लेकिन उस समय मेरे हाथ पैर में एकदम जान नहीं थी। डर की वजह से जैसा लग रहा था कि मेरे पूरे शरीर की ताकत गायब हो गई है और मैं चुपचाप उतर के एडविन से बात कर रहा था। उसने मुझसे लगातार पूछा, पर मैं कुछ भी बता नहीं पा रहा था।
मैंने उसे यहाँ से तुरंत चलने के लिए बोला। चलते वक्त मैंने उसे सारी बातें बताई। एडमिन को भी उसके दहाड़ने की आवाज आई थी। वो लोमड़ियों जैसे दहाड़ रहा था। वो एक वेयरवुल्फ था। उसके बाद हम उस जंगल से बाहर निकले। सब हमारी ही राह देख रहे थे। हमने किसी को भी उस वेयरवुल्फ के बारे में नहीं बताया। और जब किसी ने हमसे पूछा कि उस भालू का क्या हुआ, तो हमने बताया कि वो भालू हमें मिला नहीं और हमें उसका शिकार नहीं कर पाए। फिर हम वहां से चले गए थे। वहां के कस्बे वालों ने हमें 2-3 वहां पर जाने के लिए और बोला, लेकिन डर की वजह से मैं वहां पर जाना नहीं चाहता था, और मेरी वजह से एडविन भी नहीं, क्योंकि हम दोनों ने उस वेयरवुल्फ की आवाज सुनी थी और मैंने तो उसे देखा भी था। लेकिन उसके बारे में हम लोगों ने उन कस्बे वालों को नहीं बताया, वरना वो लोग और ज्यादा डर जाते। बस मैंने उन्हें इतना बोला कि इस जानवर का खौफ इस जंगल में बहुत बुरी तरीके से फैला हुआ है, और कोशिश करके भी कोई उस जंगल के अंदर रात के अंधेरे में ना जाए, और जाए भी तो 2-3 लोगों के ग्रुप में जाए, क्योंकि वो जंगल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो दोस्तों, ये थी वेयरवुल्फ को देखे जाने की दूसरी घटना। अब मैं आपको एक तीसरी घटना बताने वाला हूं। ये तीसरी घटना रेची नाम के एक आदमी के साथ घटी थी, और अब आगे की घटना मैं आपको रेची के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। मेरा नाम रेची है। ये बहुत छोटी सी घटना थी। ये मेरा कोई वहम नहीं था। मैं और मार्था, हम दोनों लोग एक घर देखने के लिए जा रहे थे। हमें शिफ्ट करना था। हम ओल्ड वैली में रहते थे और ये नया घर न्यू वैली में था। ओल्ड वैली से न्यू वैली का रास्ता करीबन 10 से 15 किलोमीटर का था। वो एरिया जहां पर न्यू वैली बनी हुई थी वो थोड़ा जंगल का इलाका था। वहां पर लोग धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे थे। अभी ज्यादा घर नहीं बिके थे। जहां पर हम रहते थे वो एक किराए का घर था। हमारी बहुत दिनों से प्लानिंग थी कि अब हम अपना घर खरीदें। मैंने अपनी सारी सेविंग्स उसी घर को खरीदने में लगा दी, और फिर हम लोग वहीं पर जाने वाले थे। हमारा सारा सामान शिफ्ट हो गया। जो पुराने घर में हम रहते थे वहां के कुछ फाइनल पेपर वर्क बाकी थे। उसी पेपर वर्क को खत्म करके हम दोनों नए घर की तरफ जा रहे थे। उस रात काफी ज्यादा अंधेरा था। मैं गाड़ी चला रहा था और मार्था सो रही थी क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक गई थी। दिन भर के काम से हम दोनों बहुत थके हुए थे, और अभी नए घर पे जाके सब कुछ सेटअप भी करना था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उससे बोला कि तुम आराम करो, और मैं उस रास्ते पे गाड़ी चला रहा था जो कि न्यू हिल्स की तरफ जा रहा था। उस रास्ते में बहुत ही ज्यादा अंधेरा था। रोड काफी ट्विस्ट एंड टर्न वाली थी। बारिश भी लगभग हो रही थी और दोनों तरफ पेड़ और झाड़ थे। उसी रास्ते में मैं गाड़ी चला रहा था। मुझे सिर्फ उतनी ही रोड दिखाई दे रही थी जितने में मेरी कार की लाइट जा रही थी। गाड़ी उतनी स्पीड में नहीं थी क्योंकि बार बार टर्न्स आ रहे थे और मुझे गाड़ी को बहुत ही धीमे चलाना पड़ रहा था। बारिश की वजह से थोड़ी बहुत बिजली भी कड़क रही थी और मौसम बहुत ही ज्यादा डरावना था। मार्था काफी ज्यादा गहरी नींद में थी क्योंकि वो थकी हुई थी। तभी मैंने देखा कि मेरी गाड़ी के पीछे कोई भाग रहा है। मेरी अचानक से नजर उस पर गई। वो एक वेयरवुल्फ था। उसकी भागने की रफ्तार बहुत ही ज्यादा तेज थी। बिजलियां कड़क रही थी और मेरी गाड़ी की टेल लाइट की रोशनी से मैं उसका चेहरा देख सकता था, जो कि मुझे साफ साफ नजर आ रहा था। उसके शरीर पे काफी बाल थे और उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वो मेरी गाड़ी के पास भी पहुंच गया था। दरवाजे से बस कुछ ही दूरी पर था और बार बार अपने पंजे को मेरी गाड़ी पर मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन उसको देखते ही मैंने अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी और तेज चलाने लगा। मैं चाहता तो उसको गाड़ी से लड़ा के पीछे भी गिरा सकता था, लेकिन इससे मार्था उठ जाती और वो डर जाती। मैंने गाड़ी की रफ्तार को बिल्कुल भी धीमा नहीं किया। उसकी हाइट बहुत ही ज्यादा बड़ी थी। वो एक वेयरवुल्फ था जो अपने दोनों पैरों पर इतनी रफ्तार से भाग रहा था, शायद मैं आपको बता भी नहीं सकता। मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं गाड़ी रोकूं। गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। बस गाड़ी चला रहा था। एक्सीडेंट का भी खतरा था, लेकिन गाड़ी को बहुत ही कंट्रोल करके चला रहा था। वो वेयरवुल्फ लगातार मेरी गाड़ी के पीछे भाग रहा था और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, पर मैं बिना डरे गाड़ी को चलाता रहा। मेरे गाड़ी तेज चलाने की वजह से मार्था की नींद टूट रही थी, लेकिन फिर भी मैंने उसे कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद वो वेयरवुल्फ पीछे से गायब हो गया। मैंने उसे चारों तरफ ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं दिखा। अपने गाड़ी के बैक मिरर से मैंने हर जगह देखा, लेकिन मैं गाड़ी नहीं रोका और लगातार न्यू हिल्स की तरफ गाड़ी चलाने लगा। न्यू हिल्स बस कुछ ही देर में आने वाला था। रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि गाड़ी कुछ देर के लिए डिसबैलेंस भी हो गई थी और वो पेड़ से लड़ते लड़ते बची थी। मजबूरन गाड़ी को रोकना पड़ा, लेकिन डर रहा था मैं।
गाड़ी पेड़ से लड़ते हुए बची थी। मुझे गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड से रोकना पड़ा क्योंकि आगे पेड़ आने वाला था। तभी मार्था उठ गई। उसने मुझसे बोला कि आखिर मैं गाड़ी इतनी तेज़ क्यों चला रहा हूँ। मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। उसने मेरे चेहरे को देखा कि मैं डरा हुआ हूँ। उसने मुझसे लगातार पूछने की कोशिश की, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद मैं गाड़ी को दोबारा अपने घर की तरफ ले जाने लगा, लेकिन बार बार मैं पीछे मुड़ के ही देख रहा था। मार्था मुझसे लगातार पूछे जा रही थी और मैं एकदम शांत था। कुछ देर बाद जब मैं घर पहुंचा तो मैंने अपने घर के सारे दरवाजे बंद किए और मार्था को ये सारी चीज़ें बताई। मार्था ने मुझसे यही पूछा कि मैंने उसे क्यों नहीं जगाया। मेरे पास कोई भी शब्द नहीं थे। मैंने मार्था से कहा कि शायद हमने यहाँ पर घर लेके गलती कर दी है, लेकिन हमने अपनी पूरी लाइफ की सेविंग्स इस घर में डाल दी थी। हमारे पास वहाँ पर रहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। फिर हम वहीं पर ही रहे। लेकिन रात के वक्त मैं कभी भी उस एरिया में ट्रैवल नहीं करता था। और इस घटना के बारे में मैंने बहुत से लोगों को बताया, लेकिन उस दिन के बाद से वो क्रीचर मुझे नजर नहीं आया और न ही किसी और को। और ये मेरा कोई वहम नहीं था। वो क्रीचर कोई और नहीं बल्कि एक वेयरवुल्फ ही था, जो मुझे और मार्था को मारने की कोशिश कर रहा था। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को लाइक भी करिएगा। मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।